नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुंबई में हूं, मुंबई के 4 PM ऑफिस में हूं और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूं। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने सनसनी फैला दी है। बीजेपी की ही पिच पर जाकर बीजेपी को ही क्लीन बोल्ड कर दिया है। कह दिया है कि नफरत की राजनीति यहां नहीं चलेगी। तो ये माना जाए कि क्या शरद पवार ने बिसात ऐसी बिछाई है कि बीजेपी अब उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। क्या है प्लान महाविकास आघाड़ी का और क्या सरकार आसानी से बना पाएगी महाविकास आघाड़ी? राज ठाकरे का प्लान क्या है? राज ठाकरे को आगे बढ़ा के बीजेपी क्या खेल खेलना चाह रही है? बहुत शानदार बातचीत की है राजीव रंजन जी से। होशियार पत्रकार हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तो आपको एक एक बिंदु को समझने की जरूरत और समझने की रणनीति, समझने का प्लान, राजनीति को समझने का प्लान क्या हो सकता है, ये इस बातचीत में आपको दिखाई देगा। आप सुनिएगा, मेरी अनुरोध है पूरा सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। आप महाराष्ट्र में रहते हैं और हम भी महाराष्ट्र में आ गए। हमने सोचा हम भी चल के आपका यहाँ चुनाव देख लें। मुंबई में आ गए, लोगों से बातचीत करना शुरू करी। हमारे आते ही अजीत पवार जी का सनसनीखेज बयान आ गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री ने भी इसी शैली बात करी, लेकिन अजीत पवार ने कह दिया ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के लोगों की ये भाषा नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी के सामाजिक सद्भाव पे काम करते हैं और ये सब यहाँ चलने वाला नहीं। उन्होंने तो मोदी जी की रैली भी मना कर दी कि मोदी जी की रैली भी हम नहीं कवर कराएंगे, मतलब अपने यहाँ हम नहीं चाहेंगे कि रैली कवर हो। ये अजीत पवार के जो तेवर हैं ये क्या दर्शाते हैं कि महायुति में ठीक ठाक नहीं चल रहा, मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप चूंकि ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, क्या मामला, ये बयान क्यों आया सामने? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो पहले अपने प्यारे 4 PM के दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि सीट जो महायुति और महाविकास आघाड़ी में जो अलग अलग जो पार्टीज हैं वो कितनी सीट लड़ रही हैं। महाविकास आघाड़ी अगर देखें तो कांग्रेस 103 सीटों पे लड़ रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 94 सीट पे लड़ रहा है और शरद पवार की पार्टी जो है सहयोगी दल के साथ में 87 सीट पे लड़ रहे। वहीं पे महायुति में अजीत पवार को सिर्फ 55 सीट्स मिली हैं, जहां शरद पवार जो 87 पे लड़ रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो शिवसेना शिंदे है वो 82 सीट पे लड़ रहा है और शिवसेना उद्धव ठाकरे 94 सीट पे लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा जो है वो 152 सीट्स पे लड़ रहा है अपने सहयोगी पार्टी, यानी जिनको उन्होंने अपने खाते से दिया है। ठीक है, तो अब आप समझिए 152 सीट पे अकेले बीजेपी लड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कुछ इंटरव्यू पहले बताया था कि इनकी जो रणनीति है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो लास्ट टाइम इनको 105 सीट मिली थी उसके आसपास में अपना लेके आना स्ट्राइक रेट। तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई 41 सीट हम हारे भी 45 तो हम 105 तक पहुंच जाएंगे और बाकी हमारे सहयोगी दल 144 का जो मैजिक फिगर है उसको क्रॉस करने में हेल्प कर देंगे। टोटल 288 सीट्स है। तो ये जो अजीत पवार जी के मन में जो एक कसमाहट है, मतलब ये आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही उनका मन जो विशाला हो गया है, उसका कारण ये है कि उनको सीट, पहली बात तो जो वो चाह रहे थे वो सीट उनको उस हिसाब से दी नहीं गई। आप समझिए कि 6 पार्टियों में सबसे कम जो है उस पर राष्ट्रवादी लड़ रही है। तो मन कैसाला होना तो स्वाभाविक सा है कि भाई ऐसा, मतलब हमको आपने एकदम पीछे की तरफ धकेल दिया है। अब इलेक्शन होगा, जीतेंगे भी, तो इलेक्शन के बाद इनकी क्या भूमिका रहेगी इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर अजीत पवार की पार्टी डोमिनेट करती है, वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण उस तरफ का एरिया, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी साइजेबल है। जैसे इनके साथ में शरद पवार जी को छोड़ के दिलीप वलसे पाटिल जो है वो छोड़ के गए अजीत पवार के साथ में। दिलीप वलसे पाटिल ने खुद कुछ सीनियर पत्रकारों को, बॉम्बे बेस्ड पत्रकारों को बताया कि जिस दिन से मैं शरद पवार को छोड़ के भाजपा के साथ मिला हूं, मेरी कंस्टिट्यूएंसी के मुसलमान लोगों ने मेरे दरवाजे पे आना बंद कर दिया। सोचिए, तो इस तरीके से नजरों से गिरे हैं अजीत पवार। मतलब इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमेशा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, आप सोचिए, आप नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, मतलब ये पार्टी मानी जाती थी कि ये सेक्युलर पार्टी है,
ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा कि अजीत दादा पवार को ऐसे क्या लुभावने सपने दिखाए गए कि वो पार्टी छोड़ के जो है वो सीधा इधर पे आके मिल गए। आई मीन ये उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि महायुति में सबसे वीक स्पॉट पे यदि आज की डेट में कोई है तो वो अजीत दादा पवार ही हैं। और उनको ये लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान करके जो थोड़ी बहुत चांसेस भी है, ये चांसेस भी कहीं खराब ना कर दे भाजपा। इनफैक्ट भाजपा खुद बहुत वीक विकेट पे है, जो 152 पे लड़ रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 70 सीट भी इनको मिल गए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इसका कारण समझिए संजय जी, मैंने बहुत बार बताया कि मिडिल क्लास फैमिली जो मेन अर्बन सेंटर्स का जो मेनली बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो तो सब चिढ़ के इनसे बैठा ही है। उसके अलावा रूरल एरिया में मैसिव डिस्ट्रेस है। ना सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है, ना कॉटन फार्मर्स को मिल रहा है। हमारे विदर्भा में जो कॉटन होता है वहां पे सूतकर्णी उन लोगों को बराबर मुआवजा नहीं मिल रहा है। संतरे के, गन्ने के, यानी जितने भी किसान हैं उन लोगों को उचित मुआवजा ना मिल पाने के कारण अभी तो मुझे सुनने में ऐसा आ रहा है कि लोगों के घरों में, किसानों के घर में कई कई क्विंटल सोयाबीन पड़ा हुआ है, क्योंकि उठाने वाला कोई नहीं है और मुआवजा ठीक नहीं मिल रहा है। तो वो इस सोच में बैठे कि भाई होल्ड करके रखते हैं, क्या पता आगे आने वाले दिनों में हमको उचित जो है इसके दाम मिले। तो जो रूरल लेवल पे एक मैसिव डिस्ट्रेस है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही है। इसीलिए लाडली बहन योजना जैसा योजना लाया गया कि भाई आदमी तो हमको वोट डालेंगे नहीं, तो हम क्यों ना औरतों को अपनी तरफ लुभाएं। तो औरतों को लुभाने के प्रयास में कई तरीके की योजनाएं की गई और ये स्लम एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर लोग जो है, मजदूर लोग जो खेती किसानी नहीं करते, जो पर अर्बन सेंटर्स में, एक ये उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे काफी औजार वाटप केंद्र चल रहे हैं हर जगह पे। और सबसे मजेदार बात, आप एक चीज को समझिए, इन तीनों पार्टी में, महायुति में, मेरी नजर में यदि सबसे स्ट्रांग कोई परफॉर्म करेगा तो शिंदे जी की पार्टी होगी। क्योंकि शिंदे जी का आप यदि अब तो आप बॉम्बे में आ गए हो, अब आप देखिएगा 1 महीने पहले के 1 महीने के आप मीडिया में एडवर्टीजमेंट देखिए, शिंदे जी ने बॉम्बार्डिंग कर दिया। इतना टीवी मीडिया और न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में ऐड डाल रहे हैं वो कि मतलब कोई दूर दूर तक उनके आमने सामने नहीं लग सकता है। तो ये जो जिस तरीके से कर रहे हैं, और उन्होंने जो एक छवि बनाई है कि कोई आम आदमी भी शिंदे तक अप्रोच कर सकता है, तो ये सब मतलब एडवर्टीजमेंट के द्वारा ऐसी ब्रांडिंग की जा रही है कि एक सामान्य जनमानस भी जो है वो शिंदे से मिल सकता है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट के रूप में पैसे फेंके जा रहे हैं, उससे अब ऐसा उभर रहा है कि महायुति में शिंदे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे। वहीं महाअघाड़ी का यदि हम एनालिसिस करें तो मुझे जो जानकारी मिली है, जो पश्चिम महाराष्ट्र में पत्रकार दोस्त लोग हैं, वो बताते हैं कि शरद पवार जी बहुत स्ट्रांग स्थिति में 87 सीट पे लड़ रहे हैं। और यहां तक कई विश्लेषकों का मानना है वहां के कि 60 से 65 सीट अकेले शरद पवार लेके आ सकते हैं। और उन्होंने ठान लिया इस बारी कि जो जो उनको धोखा देके गए हैं लोग, उन सारे लोग को ठिकाने लगाना है। तो अब आप समझिए, यानी हसन मुशर्रफ एग्जांपल दे रहा हूं, हसन मुशर्रफ के अगेंस्ट लास्ट टाइम जो भारतीय जनता पार्टी के लड़े थे, उनको शरद पवार जी अपने खेमे में ले आए और वो एनसीपी की टिकट से उनको लड़वा रहे हैं। फिर आपने स्वरा भास्कर के हस्बैंड का खुद ही अपने इसमें एक बताया था। तो वो चुन चुन के जो अच्छे जो लीडर्स हैं उनको वो एकत्रित कर रहे हैं एनसीपी के छत्र छाया के इसमें। और मुझे इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि यदि इलेक्शन के बाद में अजीत पवार जो है वापस से चाचा भतीजे का यदि मिलन होते हुए आपको दिखे, तो इसमें मुझे किसी बात का कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है, यदि वैसी स्थिति होती है तो ऐसा स्वभाव हो सकता है कि 90 से 100 सीट लेके जो है, अगर 65 से 70 शरद पवार लेते और 15 से 20 ये ले लेते अजीत पवार, तो शायद उस स्थिति में हो सकता है कि इनके गुट का आदमी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बने। इसकी बहुत ज्यादा संभावना मैं देख रहा हूं। कांग्रेस विदर्भा में बहुत स्ट्रांग है। जैसा मैंने आपको बताया कि विदर्भा में भयानक रूरल डिस्ट्रेस है। 10 डिस्ट्रिक्ट लोकसभा की विदर्भा में थी, 10 में से 2 सीट सिर्फ भाजपा और वो शिंदे एक सीट बचा पाए, गडकरी साहब का और वो प्रकाश अंबेडकर जी जहां से खड़े हो गए थे, है ना। तो वो 2 सीटें जो हैं ये बच पाई हैं। बाकी सीटें इनकी मतलब यहाँ विदर्भा का अपना गढ़ जो है, सारे बड़े लीडर भाजपा के विदर्भा से आते हैं। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस,
चंद्रशेखर बावनकुले, इसके बावजूद भी भाजपा जो है विदर्भा में अपना किला जो है वो ध्वस्त होने से बचा नहीं पाई लोकसभा के इलेक्शन में। तो यहां मेन टक्कर जो है विदर्भा में वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। एंड मार्क माय वर्ड्स, जो भी विदर्भा का किला फतेह करेगा वही महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा, क्योंकि 6 जो अलग अलग डिविजन हैं उसमें, जिसमें महाराष्ट्र को पूरा विभाजित किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा सीट 62 सीट जो है वो विदर्भा से आती है, और सेकंड नंबर पे 58 सीट जो है वो शरद पवार पश्चिम महाराष्ट्र से आती है, जहां शरद पवार जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये ऐसे 62 और 58 आप कर ले तो 120 सीट जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है कि सरकार किसकी बनने वाली है। मराठवाड़ा में आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि जरांगे फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मराठवाड़ा से ही लग के उत्तर महाराष्ट्र जो है वहां पे भी उसका इम्पैक्ट जा रहा है। तो वहां पे भी बीजेपी जो है अपना ग्राउंड काफी हद तक लूज कर चुकी है। तो महायुति के अंदर में बीजेपी और अजित पवार दोनों की दोनों बहुत ही कमजोर स्थिति में है। सिर्फ शिंदे जी जो है वो एट द विद द हेल्प ऑफ मनी एंड ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट वो थोड़ा सा किला जो है वो अपना बचा के रख पाए। बाकी यहाँ पर जो है तीनों के तीनों बड़ी स्ट्रांग फुटिंग से महाविकास अघाड़ी में लग गए हैं। इनके बीच में आपस में कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए क्या स्ट्रैटेजी हो रही है। बीजेपी को मालूम है कि वो खुद टक्कर नहीं दे पा रही है, तो ये राज ठाकरे को जो है ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। बीजेपी ने जहां से अमित ठाकरे लड़ रहे हैं दादर माहिम की सीट, वहां से बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, ठीक है। ऐसे बाला नंदगांवकर शिवड़ी से लड़ रहे हैं, वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं दिया। यही दो मेन है राज ठाकरे की पार्टी के। तो राज ठाकरे के जहां पे भी लीडर जीतने की संभावना दिख रही है वहां पे इन्होंने 1-on-1 फाइट बना दिया है शिवसेना उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे के कंटेस्टेंट के बीच में। तो बीजेपी यहाँ गेम खेल रही है, वो राज ठाकरे को अभी से पटाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने प्रकाश अंबेडकर और आपके ओवैसी साहब, इनको भी जो है अच्छे से जो है इन्होंने किलाबंदी कांग्रेस और एनसीपी के लीडर्स के आसपास में रची है, व्यू रचना की है। अब देखना ये होगा कि ये जो व्यू रचना है ये कितनी कारगर साबित हो पाती है। जी संजय जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन अजीत पवार ऐसा गेम करेंगे चुनाव से पहले क्या लगता था? बीजेपी ने सोचा था? नवाब मलिक जिनके लिए बीजेपी हमला करती थी उनका नाम पर कि ये दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं, आतंकियों से संबंध है, जेल भेज दिया था, ईडी है, इनकम टैक्स है, वो नवाब मलिक अब बीजेपी समर्थित सरकार, बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम है। ये मामले विधायक भी नहीं है, यानी आपकी पार्टी का डिप्टी सीएम उन नवाब मलिक को कैंडिडेट बना रहा है जिनके लिए आप दाऊद इब्राहिम का आदमी कहते थे। क्योंकि नैतिक रूप से बीजेपी के लिए जब मोदी जी महाराष्ट्र में आकर रैली करेंगे तो क्या उनके जहन में, लोगों सबके जहन में नहीं होगा ये तो बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद की बातें बता रहे हैं हमको, खुद जिसको कहते थे दाऊद का आदमी है उसको टिकट दिए बैठे हैं। तो ये जो नैतिकता का चोला ओढ़ते हैं उस चोले को बिल्कुल तार तार कर दिया क्या महाराष्ट्र की जनता के सामने? अब क्या भविष्य क्या होगा इस लड़ाई का? देखिए ये मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया है, जिस तरीके से अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी लेके आई अपने खेमे में, नवाब मलिक एनसीपी के ही लीडर थे, अजीत पवार के साथ में आए, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बहुत ज्यादा नाराज था। ये बिना उनको कॉन्फिडेंस में लेके आए हुए ये काम किया गया, और ये सीधा अमित शाह के एंड से हुआ है। इसमें महाराष्ट्र के भी लीडर्स का कोई बहुत ज्यादा, देवेंद्र फडणवीस को यदि निकाल दें तो इसमें कोई बावनकुले या किसी और का जो है बहुत ज्यादा ये लिया नहीं गया है, ठीक है, समर्थन या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। तो ये तो आप मान लीजिए कि दाऊद इब्राहिम का नाम जैसे अमित शाह और मोदी जो है वहां पे यूज करते थे, वो उसी तरीके से दाऊद इब्राहिम का नाम जो है अब ये लोग वहां महाराष्ट्र में यूज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर में आप इस बात को समझ जाइए कि दाऊद इब्राहिम सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांडिंग का टूल बन के रह गए हैं कि भाई देखिए हम अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट में हैं, हम दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। बट आप यदि उनके एक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट नहीं है। तो दाऊद इब्राहिम के जो लोग बताते थे जो उनके साथ ही बैठे हुए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपके एक्शन तो ये बता रहे हैं कि भैया दाऊद इब्राहिम को तो आपका वरदहस्त है भारत के अंदर में।
तो ये जो आपने बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया कि ईमानदारी का चोगा जो इन्होंने पहना है, ये चोगा जो है, ये लबादा जो है, ये पूरा उतर गया है और लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। दाऊद इब्राहिम 70-75 साल के ऊपर का हो गया है। इनको ये समझ में आ गया कि अब वो गॉन केस है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो एक एक सीट की बात है। यहाँ तो देखिए, एक चीज मैं भाजपा को क्रेडिट दूंगा, वो एक एक सीट जो है, एक एक सीट का एनालिसिस करते हैं कि यहां हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। ये उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है जो दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो उनको ये लग रहा है कि नवाब मलिक जो है मानखुर्द से जो है अबू आजमी को टक्कर देने वाला यदि कोई एक आदमी है तो नवाब मलिक ही दे सकता है, नहीं तो मानखुर्द जो है वो तो चला जाएगा इनके पास में, सपा के पास में, अबू आजमी के पास में। तो ये नवाब मलिक जैसे आदमी को भी ये हाथ मिलाने के लिए तैयार है और उसके लिए भी कैनवसिंग करने के लिए तैयार है। तो इससे आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, इसका केंद्र या आधार या इनका जो वैचारिक जो बिंब है, पिलर है, वो सिर्फ और सिर्फ है कि इलेक्शन जीतना है हमको, कम वोट में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैतिक मूल्यों का कैसे ह्रास हो रहा है, चारित्रिक मूल्यों का कैसे अवमूल्यन हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमेव मकसद जो है, वो एम जो है, वो ये है कि येन केन प्रकारेण हमको ये इलेक्शन जीतना है। और नवाब मलिक उसी का जो है जीता जागता एग्जाम्पल है। पर मैं आपको आज बता रहा हूं संजय जी, पढ़ी लिखी जो जनता है महाराष्ट्र की, उसने ठान लिया है कि सत्ता परिवर्तन करना है। रूरल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, किसानों को उनके फसलों का मूल्य जो है वो मिल नहीं रहा है। देखिए, पंजाब के किसान अमीर है, वो दिल्ली में जाके, और दिल्ली पास में भी है, वो जाके बैठ सकते हैं वहां पे, परंतु महाराष्ट्र के किसान उतने अमीर नहीं है। यहां पे भी फार्मर बिल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट था। यदि वो अगर प्रोटेस्ट नागपुर में होता या मुंबई में होता तो यहां पे भी आप लाखों लोगों को देखते सड़कों पे, किसानों को, परंतु वो हुआ नहीं क्योंकि वो दिल्ली में है। तो फार्मर्स बहुत ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। देखने वाली बात है कि क्या इस एंगर को, क्या इस क्रोध को महागठबंधन जो है, कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार, क्या उसको चैनलाइज कर पाते हैं, क्या उस चीज को इनकैश कर पाते हैं अपने अपने समर्थन के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये होगा। मैं तो कई जगह देखा, मैंने, मुझे हैरान हुआ कि राज ठाकरे के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए दिखाई दिए मुझे। तो मैं घुसते ही मैं समझ रहा था कि राज ठाकरे के पीछे कोई गेम खेला जा रहा है, दूर दूर तक नहीं नाम। और राज ठाकरे ने मुसलमानों को चैलेंज कर दिया, वो जो भावना भड़काने वाली बात थी। एक विधानसभा में मैं गया आज, तो वहां पे भी वो मुझे लॉजिक ये देख रहे थे कि देखिए यहाँ पे हार जाते कैंडिडेट जो शिवसेना के हैं, शिंदा गुट के, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी ने जो बीजेपी से कैंडिडेट थे उनको खड़ा कर दिया, तो अब 2 जगह बढ़ जाएंगे, यानी 2 जगह वोट का बंटवारा हो जाएगा, महाविकास अघाड़ी का तो बीजेपी के, शिंदे सरकार के लोग जीत जाएंगे। तो राज ठाकरे का ऐसा इस्तेमाल करने की बात आम आदमी कह रहा था, मतलब वो एक छोटा सा फल की दुकान थी, वो मुझे समझा रहा था गाड़े। तो ये जो इतने नॉर्मल आदमी को भी समझ में आ रहा है कि राज ठाकरे को इसलिए खड़ा किया गया, जैसे कहीं कहीं ओवैसी को खड़ा किया जाता है कि वोटों का बंटवारा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ये बात समझ में आ जाती है कि बंटवारा ऐसा हो रहा है, इन हालात में, इन परिस्थितियों में क्या ये नेता कामयाब हो पाते हैं? क्योंकि जब जनता समझने लगती है कि इनकी बातों का मकसद क्या है, इनकी बातों का मोटिव क्या है, तो पत्ते पिटने भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे के इस अभियान की बात, इस कैंपेनिंग का खेल, क्या ये समझ नहीं पाएगी जनता, या बीजेपी का खेल कामयाब हो जाएगा? जो राज ठाकरे के पीछे शतरंज बिछाई जा रही है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए, जनता अगर नहीं समझ पाएगी तो ये तो विपक्षी दलों का जो है ये उनका फेलियर रहेगा। जैसे हरियाणा में जो हुआ, देखिए, मैथ्स में एक थ्योरी है, क्योस थ्योरी, उसी के अंदर में आता है बटरफ्लाई इफेक्ट करके चीज। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब क्या है कि दूर दराज, मान लीजिए अमेज़न के जंगल में यदि कुछ हो रहा है ना, तितली जो है वो ये फ्लैप्स ये करके उड़ रही है, तो उससे चाइना में बारिश हो जाएगी, यानी मतलब ऐसा कहा जाता है। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट है कि दूर दराज कहीं कुछ हो रहा हो, उसका असर यहां भी पड़ता है। तो हरियाणा में ऐसी जिस तरीके से कांग्रेस विफल रही
अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को समझाने में कि क्या वो लूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रख के, वैसा ही यदि गलती यहां पे भी दोहरा दे तो फिर कुछ भी हो सकता है। जनता को भी मैंने जो कहा कि उनके गुस्से को चैनलाइज करना, उनके गुस्से को इनकैश करना, ये आना जरूरी है। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट अगर हरियाणा का यहां हो गया, महाराष्ट्र में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि वहां हुड्डा जी और शैलजा कुमारी ये इस तरीके के जो इन लोगों ने प्रपंच किए, एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई फायदा हुआ क्या कांग्रेस को? नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। तो लेकिन अजय मुझे यहाँ लगता है पे कि नहीं हो रहा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा नहीं ना, हाँ ये नहीं नहीं नहीं, नाना पटोले भी विदर्भा से ही आते हैं, जो कांग्रेस के हेड हैं। नाना पटोले ने सबका स्क्रू एकदम टाइट करके रखा है, क्लियरली कहा है कि किसी भी तरीके का ऐसी बात आप ना करें जिससे हमारे जो गठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनके नेताओं को परेशानी हो, या आपको अपने, यहां तक कि कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूं जिन जिन लोगों ने, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर हैं, राजेंद्र मूलक करके हैं, वो यही रामटेक से खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो सीट जो है उद्धव ठाकरे ने दिया नहीं। ये मैं मानता हूं ये गलती किया इन लोगों ने, वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को देना चाहिए था, परंतु सीट शेयरिंग में संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने बोला कि नहीं रामटेक हम ही लड़ेंगे, तो वहां रामटेक की सीट लेके वो लड़ रहे। अब जो रामटेक से कांग्रेस का प्रत्याशी बनने वाला था राजेंद्र मूलक, बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट था, तो वो माना नहीं, वो खड़ा हो गया इंडिपेंडेंट, तो कांग्रेस ने उसको निष्कासित कर दिया है राजेंद्र मूलक को। राजेंद्र मूलक बहुत पुराना लीडर है, और आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वीराज चौहान की बेटी बहन का बेटा है, यानी वो पृथ्वीराज चौहान उनके मामा लगते हैं, सगे मामा। तो सोचिए आप, इस तरीके का लीडर भी जो है, मतलब वो छोड़ के जा रहा है और कांग्रेस निष्कासित कर दे रही है। एक बार भी नहीं सोचा कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने जितने भी इस तरीके के लीडर हैं जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी लाइन को टो नहीं किया, उसको निष्कासित कर दिया कांग्रेस ने। तो इससे एक मैसेज गया, ये मैसेज इनको बहुत पहले देना चाहिए था, हरियाणा में भी देना चाहिए था, हर जगह देना चाहिए था। कांग्रेस अब रास्ता सही पकड़ रही है, और मुझे लग रहा है कि इसका असर जो है ये महाराष्ट्र इलेक्शन में होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद कांग्रेस के एक्शन से मैं बहुत खुश हूं कि नाउ दे आर टेकिंग पार्टी डिसिप्लिन। ये जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है आपके पूरे कार्यकर्ता, यहां तक कि नागपुर सिटी के अंदर में कई कॉर्पोरेटर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके, कांग्रेस ने सबको निकाल दिया पार्टी से। तो ये जो है, इससे ये दिख रहा है कि दे आर बैटल रेडी, और मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में सत्ता परिवर्तन होने वाली है। महाराष्ट्र में यदि सत्ता परिवर्तित होती है तो मार्क माय वर्ड संजय जी, इसका बहुत दूरगामी असर राष्ट्र की भी राजनीति पे पड़ेगा। जी संजय। हाँ ठीक बात है, क्योंकि आर्थिक राजनीति कहा जाता है। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में कहीं आम आदमी पार्टी की कोई चर्चा नहीं हो रही है कहीं पे भी, मतलब हर बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में चर्चा होती थी। इस बार मामला गड़बड़ है कि वो इंडिया गठबंधन या केजरीवाल की रैली वैली कराएंगे ये लोग, या दिल्ली के चुनाव से पहले ही दोनों में तलाक की प्रक्रिया शुरू है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। नहीं देखिए, महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का अपना कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रांग नहीं है। तो आप जबरदस्ती लड़ने के लिए लड़ो, ये हरियाणा से भी इन्होंने सीख लिया है कि खाली लड़ने के लिए लड़ने से कोई अर्थ नहीं है ना। इससे तो अच्छा भाई, जो आपके लीडर्स को, नेताओं को किसने जेल में घुसाया? भारतीय जनता पार्टी ने घुसाया, नरेंद्र मोदी ने। तो अब इनका मेन एम होना चाहिए कि हमको इस पार्टी को जो है सत्ता से हटाना है, ना कि कांग्रेस से लड़ते रहना है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट मूव है उनका, ये एक समझदारी का निर्णय उन्होंने लिया है कि उन्होंने कोई प्रत्याशी अपने खड़े नहीं किए। हाँ, जहां से आपके जीतने के चांसेस है, जो आपको लगता है कि जीत सकते हैं, भाई वहां से तो लड़ने का भी अर्थ है। सिर्फ लड़ने के लिए लड़ने का कोई अर्थ नहीं है ना, मतलब आप अपना भी प्रोस्पेक्ट खराब करोगे और दूसरों का भी प्रोस्पेक्ट खराब करोगे। तो ये मुझे लगता है कि हरियाणा के इलेक्शन का एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने सोच लिया है कि भैया हम वी आर टेकिंग ए बैक सीट। हमको जैसे भी इंडिया अलायंस यदि एक सीट देता, दो देता, मेरे ख्याल से दिया भी है, एक या दो सीट दिया भी है उनको, तो जहां भी हमको देता है हम वहां पे लड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही गुड मूव है, और मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ। बहुत देखिए, ये टाइम है कांग्रेस के हाथ को स्ट्रांग करने का, ये टाइम है उद्धव ठाकरे के हाथ को स्ट्रांग करने का, ये टाइम है शरद पवार के हाथ को स्ट्रांग करने का। शरद पवार के लाइफ का उन्होंने ऐसा कहा कि लास्ट इलेक्शन बैटल वो लड़ने जा रहे हैं,
तो ये महाराष्ट्र की जनता को ये बड़ी ये इमोशनल चीज लगी। 1970 से जो आदमी जो है, जो कंसिस्टेंटली यानी 50 साल के ऊपर से जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो आदमी एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग नेम बन के रहा है, वो आदमी बोल रहा है कि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर जब रिटायरमेंट के लिए गए थे, आपको याद होगा कि देश कितना ज्यादा भावुक हुआ था। सौरव गांगुली के टाइम में भी ऐसा। तो मतलब जो भी बड़ा आदमी, मैराडोना ने जब छोड़ा इंटरनेशनल, ये पेले ने जब छोड़ा, लोग भावुक हो जाते। तो ऐसी वो भारत की महाराष्ट्र की राजनीति के मैराडोना है शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति के पेले हैं शरद पवार जी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना समय दिया, बातचीत बहुत बढ़िया करी, धन्यवाद। तो ये थे राजीव रंजन सिंह, और मुझे यकीन है कि ये बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।